बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ जो स्केलेटल मसल लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था उसको आज आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप लोगों को लास्ट लेक्चर अच्छी तरह समझ भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, तब जाके ये लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो अच्छी तरीके से होगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बंडल ऑफ मसल फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं। फिर जो मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं जिसके ऊपर हमें बैंड्स नज़र आते हैं, और बैंड्स दो तरह के होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। और इसी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो हमें स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप नज़र आते हैं। अच्छा, लाइट बैंड को हमने कहा था इसको आई बैंड भी कहा जाता है, और जो डार्क बैंड है इसको ए बैंड भी कहा जाता है। आज हम इसके रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि आई बैंड से क्या मुराद है और ए बैंड से क्या मुराद है। ठीक है, फिर हमने मायोफिब्रल्स, यही वाला स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लाइट बैंड होता है उसको आई बैंड कहा जाता है, लेकिन जो डार्क बैंड होता है वो मुकम्मल तौर पे डार्क नहीं होता, उसके सेंटर में एक जोन होता है जिसको एच जोन कहा जाता है। ये थोड़ा सा ब्राइट पोर्शन होता है। ज़्यादातर जो डार्क बैंड का जो सेंट्रल पोर्शन वो ब्राइट होता है, और फिर उस सेंटर के अंदर एक लाइन हमें नज़र आती है जिसको एम लाइन हमने कहा था। तो एच जोन या एच बैंड दोनों हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द सेंट्रल रीजन ऑफ एच ए बैंड। तो ए बैंड से क्या मुराद है? डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का ये सेंट्रल रीजन विच इज़ लाइटर, ये लाइटर होता है। ये क्या होता है? लाइटर होता है। अच्छा, जो अगली लाइन है वो भी मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था एम लाइन क्या है, कि देयर इज़ ए डार्क लाइन एट द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड का जो बिल्कुल सेंटर है वो हमें एक डार्क लाइन नज़र आती है जो एम लाइन कहलाती है। आगे इसका फंक्शन क्या इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी तरह जो लाइट बैंड है उसके दरमियान में भी हमें जी लाइन नज़र आती है। तो जी जविशन से निकला है जिसका मतलब बिटवीन, क्योंकि ये आई बैंड के बिल्कुल दरमियान में पाई जाती है। प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आई बैंड, और इसका क्या मतलब है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और हमने डिस्कस किया था जी लाइन के दरमियानी फासले को सार्कोमियर कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था ये जो सार्कोमियर है ये हमारे मसल का सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। और मैंने ये भी बताया था कि जो यूनिट होते हैं किसी भी चीज़ के, अगर आप एक यूनिट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ लें तो बाकी सारे यूनिट का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, तो पूरे ओवरऑल ऑर्गन का फंक्शन आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सार्कोमियर में क्या कुछ हो रहा है अगर आप इसको समझ लें तो पूरे जो मायोफिब्रल्स हैं उनके अंदर क्या कुछ हो रहा होगा वो बात समझ में आ जाएगी। और जब मायोफिब्रल का फंक्शन समझ में आ जाएगा तो पूरा जो मसल फाइबर है, मसल सेल है, उसका फंक्शन समझ में आएगा। और जब मसल सेल का फंक्शन समझ में आएगा तो पूरा जो मसल है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक सार्कोमियर ड्रा किया है, यानी सार्कोमियर का मतलब क्या है? जी लाइन का दरमियानी जो फासला है वो सार्कोमियर है। और अगर आप देखें जी लाइन लाइट बैंड के सेंटर में होती है, लाइट बैंड के सेंटर में होती है, और ये जो दरमियान में है तो उसके दरमियान में डार्क बैंड है, उसके दरमियान में एच जोन है, और उसके अंदर एम लाइन है। तो इसका मतलब है जो डार्क बैंड है एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड एक तरफ होगा और आधा आई बैंड एक तरफ होगा। तो ये मैंने ड्रा किया, दरमियान में हमारे पास डार्क बैंड है और आधा एक तरफ है और आधा एक तरफ है। और फिर हमने कहा था ये जो डार्क बैंड है मुकम्मल तौर पे डार्क नहीं होता, बल्कि इसके दरमियान में एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं एच जोन। ठीक है, और मायोफिब्रल का ये जो छोटा सा पोर्शन जिसको हमने सार्कोमियर कहा है, इसमें फर्दर आगे बारीक बारीक धागे होते हैं जिनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। और मायोफिलामेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक थिन, उनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो थिक फिलामेंट है इसका डायमीटर तकरीबन 16 नैनोमीटर है, लेकिन जब हम थिन फिलामेंट की बात करेंगे तो उनका डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर है। तो इस वजह से ये थिक है और ये थिन है। अच्छा, जो थिक फिलामेंट है चूँकि ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी है, इस वजह से इसको मायोसिन फिलामेंट भी हम कह सकते हैं। और जो थिन फिलामेंट है, वैसे तो ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, लेकिन जो मेन आप कह सकते हैं प्रोटीन है वो एक्टिन है, इस वजह से थिन फिलामेंट का दूसरा नाम एक्टिन फिलामेंट भी है। अच्छा, पहले तो यहाँ मैंने समझाने के लिए ना इन फिलामेंट को बड़ा सिंपली ड्रा किया है। जो ब्लू कलर का ये थोड़ा थिक फिलामेंट है और जो रेड कलर का ये थोड़ा थिन फिलामेंट है, तो बहुत ज़्यादा डायमीटर का फ़र्क नहीं होता। ऑलमोस्ट आप ये समझ लें जितना थिन फिलामेंट होता है उसका डबल कर लें तो ये थिक फिलामेंट का डायमीटर होता है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, जो डार्क बैंड वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ थिक फिलामेंट
जो थिक फिलामेंट है वो सिर्फ डार्क बैंड वाले पोर्शन में होगा। सार्कोमियर में जो थिक फिलामेंट है उसकी लोकेशन किस में है, डार्क बैंड वाले पोर्शन। ये इसी को मैंने जूम करके यहाँ ड्रा किया। तो थिक फिलामेंट इज ओनली लोकेटेड इन द डार्क बैंड। लेकिन जब हम बात थिन फिलामेंट की बात करते हैं तो थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा होता है लाइट बैंड में और कुछ हिस्सा होता है डार्क बैंड में। तो अगर थिन फिलामेंट की लोकेशन की बात करें तो इट इज पार्शियली लोकेटेड इन लाइट बैंड एंड पार्शियली लोकेटेड इन ए बैंड या डार्क बैंड। क्लियर। इन शॉर्ट जो थिन फिलामेंट होता है, जो लाइट बैंड होते हैं उसमें सिर्फ थिन फिलामेंट पाए जाते हैं, और जो डार्क बैंड होते हैं उसमें थिक फिलामेंट भी पाए जाते हैं और थिन फिलामेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम फिलामेंट के लिहाज से बात करें तो फिलामेंट जो थिन फिलामेंट है वो दोनों पोर्शन में होता है, और जो थिक फिलामेंट है वो सिर्फ डार्क बैंड के अंदर पाया जाता है। तो यही बात लिखी गई है कि जो थिक फिलामेंट है, एक तो ये मायोसिन फिलामेंट पर मुश्तमिल है, मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है, एंड इट क्रिएट ए बैंड। तो और ये ए बैंड को क्रिएट करेगा क्योंकि मेजर रोल इसका है ए बैंड के अंदर। ठीक है। और थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से, और इसने क्या करना है, लाइट बैंड को क्रिएट करना है। देखो लाइट बैंड में सिर्फ कौन सा फिलामेंट पाया जाता है, एक्टिन। ठीक है। फिर एक बात और हमने डिस्कस की है सार्कोमियर में कि जो थिन फिलामेंट है ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ जी लाइन मौजूद होती है। जैसे मैं कहता हूँ जी लाइन वाली जगह से थिन फिलामेंट शुरू होता है। तो थिन फिलामेंट एक्सटेंड फ्रॉम जी लाइन और कहाँ तक जाता है, टूवर्ड द सेंटर। जो हमारे पास सार्कोमियर का सेंटर है वहाँ तक ये जाता है, एंड टूवर्ड द सेंटर, और वहाँ जाके ये किसके साथ ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे रखे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सार्कोमियर डार्क बैंड है, फिर उसके अंदर एच जोन है और उसके अंदर एम लाइन है। ठीक है। तो ये जो थिन फिलामेंट है ये डार्क बैंड के अंदर इंटर होके, यानी ये डार्क बैंड के सेंटर में आके ये किसके साथ ओवरलैप करते हैं, थिक फिलामेंट के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एम लाइन खास किस्म की प्रोटीन है जिन्होंने थिक फिलामेंट को बांधा हुआ है, सारे थिक फिलामेंट को बांधा, और इस एम लाइन की वजह से जो थिक फिलामेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो यही बात लिखी गई है कि जो हमारे पास ए बैंड के सेंटर में हमें डार्क लाइन होती है, बेसिकली वो कुछ प्रोटीन का मजमुआ है, और इन प्रोटीन ने थिक फिलामेंट को स्टेबलाइज कर रखा है, बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, एंकर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन से नहीं हटते। क्लियर। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, और फिर दूसरी जब हम बात करते हैं जी लाइन, वो प्रोटीन है जो किसके साथ अटैच है, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच। तो जी लाइन, यहाँ जो जी लाइन बन किसकी वजह, यहाँ कुछ खास प्रोटीन है जो किसके साथ अटैच है, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच है। क्लियर। अच्छा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये जो थिन फिलामेंट है ये मजीद स्लाइड होके टूवर्ड द सेंटर ये मजीद ओवरलैप करेगा। जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है, पहले आपको यहाँ गैप थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ स्लाइड कर गया तो अब आपको गैप थोड़ा कम नज़र आ रहा है। क्लियर। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो स्लाइडिंग कौन करेगा, थिन फिलामेंट। स्लाइडिंग कौन करेगा, थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट स्लाइड करके किसके ऊपर जाएगा, और ज़्यादा थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैपिंग करेगा। अच्छा, अब अगली बात कि ये लाइट बैंड क्यों है, ये डार्क बैंड क्यों है, एच जोन क्यों बनता है और ये लाइट बैंड क्यों है। देखो, हमारे पास सिंपल सा असूल है कि जहाँ से लाइट पास कर सकती है ना, ठीक है, वो हमेशा सरफेस लाइट बनती है। जैसे आप एक शीशे कमरे में बैठे हो, सूरज बाहर है, तो वो जो शीशे के कमरे में अगर कोई लाइट ऑन भी ना करें, चूँकि लाइट शीशे से गुजर सकती है, इस वजह से वो कमरा आपको लाइट नज़र आए। लेकिन अगर कमरा बिल्कुल दीवारों से बंद हो, ठीक है, चूँकि लाइट वहाँ से गुजर नहीं रही, इस वजह से कमरा अंदर से क्या नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जहाँ से लाइट प्रॉपरली गुजरे वो सरफेस ब्राइट हो जाती है, और जहाँ से नहीं गुजरे वो सरफेस डार्क हो जाती है। तो अगर आप देखें हमारे पास जो आई बैंड है उसमें थिन फिलामेंट हो, इनके दरमियान में गैप्स हैं, तो गैप होने की वजह से लाइट बड़ी आसानी से यहाँ से गुजर सकती है, और जब आसानी से लाइट गुजरेगी तो ये हिस्सा हमें लाइट नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ से भी लाइट गुजर सकती है, इसी तरह, तो ये हिस्सा हमें
ब्राइट नज़र आएगा। लेकिन अगर देखें जहाँ ओवरलैपिंग हुई हुई है, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ब्लू और रेड आपस के अंदर है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह घुसे हुए हैं, तो यहाँ से लाइट आसानी से नहीं गुजर सकती। तो जिसकी वजह से ये सरफेस हमें क्या नज़र आएगी, डार्क। और ये वाला पोर्शन भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी लाइट नहीं गुजर सकती, तो ये वाला पोर्शन भी हमें डार्क नज़र आएगा। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ सार्कोमियर को देखें तो यहाँ आपको गैप नज़र आएंगे, ठीक है। चूंकि गैप नज़र आएंगे तो यहाँ से लाइट पास कर सकती है, इस वजह से सेंटर वाला पोर्शन आपको ब्राइट नज़र आता है, जिसको हमने एच जोन का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग एब्सेंट है, वहाँ से लाइट पास करेगी और वो जगह हमें ब्राइट नज़र आएगी। क्लियर। और जहाँ ओवरलैपिंग है वहाँ से लाइट सही तरह पास नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो जगह हमें डार्क नज़र आएगी। क्लियर। अच्छा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मैंने कहा कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके एम लाइन की तरफ जाएगा, इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे, जिसकी वजह से अगर देखा जाए पहले लाइट ज़्यादा पोर्शन से गुजर रही थी, अब ये पोर्शन हो गया थोड़ा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो लाइट बैंड है पहले अगर इतना बड़ा था इस पोर्शन के अंदर, अब इतना सा रह जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये वाला पोर्शन भी लाइट बैंड का छोटा हो जाएगा। पहले जी लाइन दूर थी क्योंकि जी लाइन वहाँ होती है जहाँ थिन फिलामेंट का एंड होता है, लेकिन जब एक फिलामेंट पहले आप समझ लें कि यहाँ मौजूद था, वो आगे करके आगे चला गया, तो ज़ाहिर बात है एंड चूँकि आगे चला गया तो जी लाइन भी आगे आ जाएंगे। तो इस वजह से जिस वक्त हम देखते हैं ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जी लाइन एक दूसरे के करीब आई हुई होती है। ठीक है। और चूँकि दरमियान से फासला थोड़ा रह गया है, दरमियान में गैप थोड़ा रह गया, इस वजह से एच जोन भी क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। यानी आई बैंड भी नैरो हो जाएगा और एच जोन भी क्या हो जाएगी, या एच बैंड भी क्या हो जाएगा, नैरो। अच्छा, बास केसेस में अगर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो कनेक्टेड हो, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड होने की वजह से ये जो थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ मिल गए तो एच जोन बाद दफ़ा डिसअपियर भी हो जाते हैं। यानी सिंपल सी बात ये समझ लिया, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, इसने मूव नहीं करना क्योंकि ये एम लाइन से बंधा हुआ है। ये हमारे पास एक थिन फिलामेंट और ये दूसरा थिन फिलामेंट है। ठीक है। तो अगर देखें जो हमारे पास एंड्स हैं, यहाँ चूँकि ओवरलैपिंग हो रही है तो इस वजह से ये डार्क पोर्शन नज़र, यहाँ भी ओवरलैपिंग, लेकिन जो सेंटर है वहाँ से चूँकि लाइट गुजर सकती है तो इस वजह से ओवरऑल यहाँ से हमें ब्राइट पोर्शन या एच जोन नज़र आएगा। लेकिन जब स्लाइडिंग होती है ऐसे, तो स्लाइडिंग के लेवल पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे थिन फिलामेंट, एच जोन उतना छोटा होता चला जाएगा। इवन अगर ये एक दूसरे से मिल गए तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आई बैंड भी छोटा होता है, क्योंकि आई बैंड का जो पोर्शन है वो डार्क और जी लाइन के दरमियान है। जब जी लाइन आगे चली जाएगी आई बैंड क्या हो जाएगा, नैरो। तो यही बात लिखी गई है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जब एक्टिन स्लाइड करेगा ओवर मायोसिन फिलामेंट, जो एक्टिन है मायोसिन फिलामेंट मूव नहीं करेगा, स्लाइडिंग कौन करेगा, एक्टिन फिलामेंट, तो आई बैंड भी शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है और एच जोन नैरो हो जाएगा। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो डिसअपियर भी हो जाएगा। तो जिस वक्त हमारे पास सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाएगा, यानी सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा, तो ये एक सार्कोमेयर छोटा नहीं होता, ये सारे सार्कोमेयर एक ही वक्त में छोटे हो रहे होते हैं। अच्छा, जब सारे सार्कोमेयर छोटे होंगे तो ओवरऑल जो मायोफिब्रल्स है वो शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब मायोफिब्रल सारे के सारे एक ही वक्त में शॉर्ट होते हैं तो मसल फाइबर शॉर्ट होगा। तो जब मसल फाइबर शॉर्ट होंगे तो पूरा मसल शॉर्ट होगा, और शॉर्टनिंग ऑफ मसल को हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखें कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें डार्क बैंड का जो साइज है वो चेंज नहीं होता, डार्क बैंड का साइज चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है वो अपनी जगह से नहीं हटता, और जहाँ जहाँ थिन फिलामेंट मौजूद है वहाँ डार्क बैंड मौजूद है। अगर थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डार्क बैंड छोटा होता है। तो इस वजह से जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है डार्क बैंड का साइज चेंज नहीं होता। हाँ, ये जो आप कह सकते हैं लाइट बैंड है, ये चूँकि थिन फिलामेंट से बना हुआ है और थिन फिलामेंट स्लाइड करके आगे चला गया, और इस वजह से लाइट बैंड क्या हो जाता है, छोटा होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये वो कंडीशन है जब मसल रिलैक्स था, ठीक है, मायोफिब्रल इतना बड़ा था, तो डार्क बैंड तो छोटे नहीं होते, लेकिन जो लाइट बैंड इनके अंदर हैं उसके अंदर चूंकि थिन फिलामेंट की वजह से ये मज़ीद छोटे हो रहे थे, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, तो इस वजह से
जो ओवरऑल हमें लगता है कि जो डार्क बैंड है वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो डार्क बैंड का जो करीब आना है वो अपने साइज़ के चेंज होने की वजह से नहीं है, बल्कि दरमियान में जो आई बैंड था उसको छोटे नहीं होने की वजह से है। पहले दरमियान में गैप इतना था, जब आई बैंड छोटा हुआ तो इसकी वजह से हमारे पास दो जो डार्क बैंड है उनके दरमियान गैप क्या कम रह गया। तो इस वजह से जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त हमें जो डार्क बैंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं वो एक दूसरे के करीब नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि आई बैंड क्या हो चुके होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये तो ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो हमने जब बात करते हैं ना फिलामेंट की, तो फिलामेंट में ये तो मैंने सिंपल ड्रा किया है बात को समझाने के लिए, लेकिन फिलामेंट इस शेप के नहीं होते। अगर हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ फिलामेंट की बात करें तो अभी तो मैंने बताया ना थिक फिलामेंट, लोकेशन तो ये रहेगी, जो थिक फिलामेंट होते हैं वो सिर्फ डार्क बैंड में होते हैं, और जो थिन फिलामेंट होते हैं ये पार्शली आई बैंड में भी होते हैं और पार्शली ए बैंड के अंदर भी होता है या डार्क बैंड के अंदर होता है। इसका डायमीटर 16 है तो इस वजह से ये थिक है, इसका डायमीटर चूँकि 7 से 8 है इस वजह से ये थिन है। ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना, और मायोसिन प्रोटीन 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनी होती है। और मायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाती है, 2, और दोनों चेन एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइंड होती है। इंटरवाइंड का मतलब अच्छी तरह लिपटी हुई होती है कि उनको अलग से सेपरेट करना मुश्किल होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक है और उसके ऊपर दूसरी अच्छी तरह लिपटी हुई है, दूसरी अच्छी तरह लिपटी हुई, क्लियर। तो मायोसिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 इंटरवाइंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अच्छा, जो चेन का एंड है वहां थिक फिलामेंट का कुछ पोर्शन एक्सटेंड होके गोल स्ट्रक्चर बनाता है, इनको ग्लोबुलर हेड कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ग्लोबुलर हेड्स। तो आप ये समझ लें ग्लोबुलर हेड आर द एक्सटेंशन ऑफ, ये बड़े हुए पोर्शंस हैं किसके, थिक फिलामेंट के, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ थिक फिलामेंट कहेंगे। और चूंकि इनका स्ट्रक्चर गोल होता है तो ये ग्लोबुलर हेड कहलाते हैं, क्लियर। और ये ग्लोबुलर हेड मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होती है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये ग्लोबुलर हेड थिन फिलामेंट के साथ अटैच होंगे। जब तक ये ग्लोबुलर हेड थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं होते उस वक्त तक मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होती। थिन फिलामेंट के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है इनकी अटैचमेंट के लिए। जब ये उन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये बात लिखी गई, दैट कनेक्ट विद एक्टिन प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, और ये एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच हो। थिन फिलामेंट में 3 किस्म की प्रोटीन होती हैं, तो ग्लोबुलर हेड की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर होती है, और ये काम कब होगा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद थिन फिलामेंट की बात आती है, तो थिन फिलामेंट में आगे 3 किस्म की प्रोटीन है। जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन, और ये कोर ऑफ द थिन फिलामेंट बनाती है। और ये इस तरह लगता है जैसे एक तस्बीह है, उसको आपस में ट्विस्ट कर दिया गया हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ये तस्बीह के दाने हैं, लेकिन इस तस्बीह को क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया, ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिए। अच्छा, इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर वो बाइंडिंग साइट होती है, वो बाइंडिंग साइट होती है जिसने किसके साथ अटैच होना है, ग्लोबुलर हेड के साथ अटैच होना होता है, क्लियर। तो अगर हम बात करें एक्टिन की, तो यहाँ भी ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड, ट्विस्टेड का मतलब जिनको आपस में ऐसे मरोड़ के लपेट दिया गया हो, ठीक है। तो ये कोर बनाती है, ये हमारे पास जो थिन फिलामेंट है उसका मेजर पोर्शन, अंदर का जो मेन कोर है उसको बना रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रोपोमाइसिन है ये भी 2 स्ट्रैंड है, और ये इस अंदाज में इसके ऊपर अरेंज होते हैं कि ये ऐसे लगता है जैसे इन्होंने इस एक्टिन प्रोटीन को कवर किया हुआ है, एक्टिन प्रोटीन को कवर किया और उसको मजबूती से लपेट के रखते हैं। तो 2 स्ट्रैंड, और ये थ्रेड लाइक हमें नज़र आते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है वो हमें ऐसे लगती है जैसे तस्बीह के दानों को आपस में जोड़ा गया हो। अच्छा, जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो ट्रोपोमाइसिन एक्टिन के ऊपर इस अंदाज में रखी हुई होती है कि जो ग्लोबुलर हेड है वो इस बाइंडिंग के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और जब तक ट्रोपोमाइसिन का जो थ्रेड है
वो इस ग्लोबुलर हेड और एक्टिन प्रोटीन की इस बाइंडिंग के दरमियान में होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होती। यही बात लिखी, इन रिलैक्स मसल दे ब्लॉक बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन फिलामेंट की जो बाइंडिंग साइट जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर होती है, इसको ये ब्लॉक करके रखते हैं। अच्छा, तीसरे हमारे पास जो प्रोटीन है उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 छोटे छोटे मालिक्यूल का मजमूआ है। ट्रोपोनिन 3 छोटे छोटे मालिक्यूल का मजमूआ है। एक मालिक्यूल तो अटैच होता है एक्टिन प्रोटीन के साथ, एक अटैच होता है ट्रोपोमाइसिन के साथ, और एक फ्री होता है जिसने बाद में कैल्शियम आयन के साथ अटैच होना होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगा। और ये जो 3 छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन का एक मजमूआ है, ये हमें एक्टिन फिलामेंट पर जगह जगह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन के जो मालिक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल हैं, प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, जो जगह जगह वक्फे वक्फे से पाए जाते हैं। कंपोज्ड ऑफ 3 स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 3, एक किसके साथ अटैच होती है? एक्टिन के साथ, सेकंड अटैच होती है ट्रोपोमाइसिन के साथ, और थर्ड अटैच होती है कैल्शियम के साथ। अच्छा, जो एक्टिन के साथ अटैच होती है इसको इनहिबिटरी भी कहा जाता है, कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखेगी, नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ट्रोपोमाइसिन ने ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन को, जो बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन होती है जिसने ग्लोबुलर हेड के साथ बाइंड करना होता है, इनके दरमियान ट्रोपोमाइसिन आई हुई होती है। तो जब तक ये ट्रोपोमाइसिन यहाँ मौजूद रहेगी ये बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास इस ट्रोपोमाइसिन को इस जगह पर अच्छी तरह फिक्स करके रखना, ये इस ट्रोपोनिन के मालिक्यूल का फंक्शन है जो एक्टिन के साथ बाइंड किया हुआ है। इस वजह से इस मालिक्यूल को जो एक्टिन के साथ बाइंड किया हुआ है इसको ट्रोपोनिन आई भी कहा जाता है, कि इनहिबिटरी है। और जब तक ये ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह पे फिक्स रहेगी तो ज़ाहिर बात है मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होगी। हाँ, जो ही कैल्शियम आयन आता है, तो कैल्शियम आयन जब आता है इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो वो इस ट्रोपोमाइसिन की पोजीशन को बदल देता है। जब ट्रोपोमाइसिन की पोजीशन बदलेगी तो ये जो ग्लोबुलर हेड है वो इस बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाए। यानी इन शॉर्ट, जब मसल रिलैक्स होता है तो ये वाली जो प्रोटीन है ना, जो एक्टिन के साथ अटैच होती है, ये एक्टिन और ट्रोपोमाइसिन के दरमियान, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन करवा के रखती है, जिसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से सही तरह हिलती नहीं है। और जब तक ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, बाइंडिंग साइट इस ग्लोबुलर हेड के सामने आएगी नहीं और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं हो। हाँ, कैल्शियम आयन आता है तो ये फिर अपनी जगह से हिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा ही अहम आर्टिकल है, थोड़ा लिटिल बिट कंसेप्चुअल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।